Hello students, today we are going to discuss electronic configurations. Electronic configurations topic related to the chapter atomic structure. Okay, electronic configurations means distribution of electrons in a particular orbital according to energy level or called electronic configuration. कहने का तात्पर्य ये हुआ, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना। किस में वितरित करना भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ होता है? सबसेल में। सबसेल कहाँ होता है? सेल। हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी किए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इधर देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, या आप ये भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल का मतलब ही होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसका ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावनाएं होती है जिस पॉइंट पे, उसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से बताऊं, इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल किस में होता है? सबसेल्स में। सबसेल किस में होता है? सेल में। ऑर्बिट में। सेल ऑर्बिट में। तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, distribution of electrons, distribution of electrons in a particular orbital, in a particular orbital, in a particular orbital according to their energy level, according to their energy level called electronic configuration. Electronic configuration. Electronic configuration. This is the definition of electronic configuration. Okay. आपको पता हुआ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में अपने एनर्जी लेवल के क्रम में पाए जाएंगे, उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। ये डिफिनेशन क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। इसका मतलब सपोज करिए एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ये जो सिटिंग प्लान है, जो बैठने का प्लान है, बेंच फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रूम में बैठ लगे हुए हैं। तो हो सकता है अगर सपोज करो मैं स्टूडेंट को उनके मार्किंग के आधार पे, उनके नंबर के आधार पे, जो टॉपर स्टूडेंट है उनको मैंने पहले पोजीशन पर बैठा दिया, पहले बेंच में बैठाया, जो उससे दूसरे नंबर पे सेकंड पे बैठा है। इस तरीके से मैंने सेटिंग किया। तो देखो जो स्टूडेंट है वो क्या है? सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो सेटिंग प्लान है, जो बेंच है, वो क्या? ऑर्बिटल्स है। तो ये कैसे चेक किया जा रहा है? जो टॉपर स्टूडेंट है उनको पहले बेंच में बैठाया गया, जो उससे कम है उसको उसके पीछे, जो उससे कम है उससे पीछे बैठा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जितनी अधिक होगी, वो उतने ही अधिक ऑर्बिटल्स में लाइक करेगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऑर्बिटल का भी अपना क्या होता है? पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। आपको पता होगा जैसे सबसेल में क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल। सबसेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एसपीडीएफ। तो ऑर्बिटल भी 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? यू कॉल मी। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। अगर मैं इनके एनर्जी लेवल की बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी देन पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, देन एफ ऑर्बिटल। ओके, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। decreasing order of
ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो सबसे आपको ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस के करीब वाला ऑर्बिटल्स होता है, SPDF में आप स्टडी किए होंगे, जो न्यूक्लियस के करीब वाला ऑर्बिटल्स होता है उसकी एनर्जी लेवल कम होती है। जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, बढ़ती जाती है। सबसे हायर एनर्जी F की, सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, S की। तो हमने क्या बात किया कि अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल का है, सबसे कम एनर्जी लेवल का है, किस में जाएगा, S में जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन उससे अधिक एनर्जी लेवल का है, P में जाएगा, फिर इसके बाद D में जाएगा, फिर इसके बाद F में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके एनर्जी लेवल के आधार पर। ओके, एक चीज और, अगर देखा जाए तो S के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, S के पास 1 ऑर्बिटल्स होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P के पास जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास मैक्सिमम जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक और 1 ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, D ऑर्बिटल्स हैव 5 ऑर्बिटल्स, D subsets have 5 orbitals, 1, 2, 3, 4, 5, and each orbital consists of 2 electrons. Therefore, the maximum electrons in D orbital is 10. F orbital has 40 electrons because it has 7 orbitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये हुई, हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को इंटर कराएंगे उनकी एनर्जी लेवल के आधार पे। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जितनी स्पेसिफिक होगी वो उसी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, क्लासरूम है, सिटिंग प्लान है, मैंने ये रूल लगा दिया कि जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर पाया वो पहले रूम में बैठेगा, जो उससे कम नंबर पाया दूसरे रूम में बैठेगा। तो ये जो टॉपर स्टूडेंट है, जो नंबर ऑब्टेन किया वो उसकी एनर्जी लेवल हो गई, और स्टूडेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर रहे हैं। तो और ये क्लासरूम क्या हुआ, तो ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो पहले शिफ्ट पे बैठेगा, फिर उससे सेकंड शिफ्ट पे, फिर थर्ड शिफ्ट पे। तो वो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जितनी कम होती है वो कम ऑर्बिटल में जाएगा, अधिक होती है अधिक एनर्जी लेवल में जाएगा। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात ये होती है, ठीक है एनर्जी लेवल कम है तो कम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में जाएगा, एनर्जी लेवल अधिक है अधिक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब बात ये होती है कि ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर। Distribution of electron cloud in a particular orbital according to their energy level called electronic configuration। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए रूल क्या बनाए गए, आपको 2 रूल्स मैं आपको बताने चल रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ये 2 रूल्स स्टडी कराए जाते हैं। एक है मेमोरी ऐड मेथड, जिसको बोलते हैं 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा होता है दूसरा होता है अबाउट सिस्टम, अबाउट प्रिंसिपल। ये 2 चीजें हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। अबाउट प्रिंसिपल, देखो मेमोरी ऐड या 7 सेगमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए गए, जैसे सपोज करो 15 अगस्त आ रहा है और बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी है, मिठाई में इलेक्ट्रॉन, और जो बच्चे बैठे हुए हैं सपोज करो ऑर्बिटल, तो जो पहले सीट पे बैठा हुआ है उसको हम सबसे पहले उसको मिठाई देंगे।
तो जो सबसे पहले न्यूक्लियस के करीब है, जिससे यह सब सेल है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे। फिर इसके बाद यस कितना ले सकता है, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 लेने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा। लेकिन एक चीज और, मैक्सिमम पूर्ति करते हुए अगला इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा। जैसे इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर सपोज करो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसको दे दूंगा, बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। कितने बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। इस तरीके से बंटवारा होता है। ऐसे बंटवारे को हम लोग बोलते हैं अबाउट प्रिंसिपल। आइए देखिए, हमने पहला मेथड बात किया, मेमोरी ऐड मेथड। मेमोरी ऐड मेथड में क्या होता है, दिस इज द मेमोरी ऐड मेथड। देखो बेटा, इसमें क्या करते हैं हम लोग एक मेमोरी ऐड मेथड में सेवरल सेल्स बना देते हैं। दिस इज द 1s, 2s एंड 2p। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा यार, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होंगे, sp। थर्ड सेल में 3s और 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 4f। नेक्स्ट 5s, 5p, 5d and 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, ऐसे आप बनाते हैं। देखो ये मैंने आपको लिख दिया हूं, ये इसका टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर यहाँ पर हम लोग एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दे रहे हैं। टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी डिक्रीज, सॉरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये मैं ऊपर का अगर मार्क लगाऊं तो समझ लेना एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टेंड हो रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स मैंने किस में एंटर कराऊंगा, 1s में। 1s में इलेक्ट्रॉन्स गया, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 2s में जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन्स 2p, 2p, 2p then 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये है ओके। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, देखो अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, मेकिंग अप, फिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन अप। Therefore, this rule is also called construction rule. अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है भरना, वितरित करना, बनाना। ओके। अब देखो अफबाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को हम लोग लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में इंटर कराएंगे। यही क्या होगा, अफबाउ प्रिंसिपल है। हम लोग पहले किसके बारे में बात करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। ये तो मेमोरी ऐड है, आप मेमोरी में ऐड कर लेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल, यहाँ पे सबसे पहले मैं अफबाउ प्रिंसिपल लिख देती हूँ। मेमोरी ऐड में हम लोग एक दूसरे की बात करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, what is the Above principle? Above principle, above is a not any scientific name. Above is a German word which meaning making up, filling up, construction of. According to above principle, filling of electrons
filling of electrons takes place from lower energy level orbital to higher energy level orbital. This is the above principle. above principle क्या कहता है कि जैसे मुझे छत पर पहुंचना है तो हमको सबसे लोअर एनर्जी लेवल में सबसे पहले सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, इस तरीके से जाएंगे. तो मीन्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल. सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है? 1s का है. फिर इसके बाद 2s का, 2p का, 3s का, 3p का, 4s का. जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी. ये तो था आपका ऑपरेशन. ये जो 7 सेगमेंट, ये जो एक सिस्टम और था जिसको हम लोग बोरबरी रूल बोलते हैं. आइए बोरबरी रूल को हम लोग समझें, जिसमें मेमोरी ऐड में बोरबरी का रूल लागू होता है. बोरबरी रूल क्या कहता है? ध्यान से अगर हम लोग बोरबरी रूल देखें, अकॉर्डिंग टू बोरबरी, बोरबरी रूल क्या कहता है? बोरबरी ने N+L रूल लिया. N+L रूल. N+L रूल से हम लोग क्या करते हैं? ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल को डिसाइड करते हैं. और उस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल, आफ्टर डिसाइडेशन ऑफ द एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर सबमिटेड. मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डिसाइड करने के बाद तब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें इंटर कराते हैं. जैसे सपोज करो, अगर हमको सपोज करो 4s N+L रूल में हम लोग पहले रूल्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? N+L रूल में अगर दोनों की वैल्यू N+L की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी लेवल कम होगी. तो जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले डालेंगे. नहीं समझना, मैं ये कहता हूँ जैसे ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है. इसके पहले के लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल्स बात कर सकते हैं. N+L रूल ये कहता है कि जिसका प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर का योग ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा उसकी एनर्जी लेवल कम होगी. तो जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले एंटर करेंगे. तो फर्स्ट रूल ये कहता है, जैसे 4s है और क्या है? 3d. 4s और 3d में हमको एनर्जी लेवल को चेक करना है. तो आपको पता है n इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 4 है. s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है. तो N+L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 0 इक्वल टू 4. ठीक है. n इक्वल टू कितना है? 4 है. 4s और 4p की बात करें. 4s और 4p की बात करें. n इक्वल टू 4. l इक्वल टू कितना है बेटा? 1 हो जाएगा. N+L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. जरा आप देखिए, इसका N+L 4 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है. तो इसका मतलब 4s की एनर्जी लेवल कम होगी. 4s की एनर्जी लेवल किससे? 4p से कम होगी. तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन 4p पे जाएगा. ओके, ये तो फर्स्ट रूल हुआ. दूसरा रूल ये कहता है, जैसे सपोज करो 4s और 3d, n इक्वल टू इधर 4 हुआ, l इक्वल टू s के लिए 0 हुआ. N+L इक्वल टू कितना हो गया? 4 + 0 इक्वल टू 4. और n इक्वल टू इधर l हुआ और d इक्वल टू कितना हुआ? 2 हुआ. तो N+L, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए. अभी यही रूल है. दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं. इसका दूसरा एग्जाम्पल, n की वैल्यू 4, s के लिए l की वैल्यू 0, तो इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया. n इक्वल टू 3 हो गया. d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता होगा. s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0. p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, s के लिए कितनी होती है? 3 होती है. तो d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. N+L 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. आप देख रहे हैं इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है.
आपको मैंने कंसेप्ट क्या बताया, n+l जिसका कम होगा उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, अर्थात 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन इंटर कराना होगा तो पहले 4s में डालेंगे, फिर इसके बाद 3d में डालेंगे। इसका मतलब आपको क्या मिला, 4s में इलेक्ट्रॉन 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, तब इसके बाद 3d में जाएगा। ये पहला रूल है। पहले रूल के बाद हम लोग सेकंड रूल के बारे में बात करें। सेकंड रूल क्या कहता है, n+l का, n+l का सेकंड रूल, अगर n+l की वैल्यू बराबर आ जाए दोनों, जैसे सपोज करो हमारे पास है 5p है, 5p और 6s है, n इक्वल टू हियर 5, p के लिए l की वैल्यू 1, n इक्वल टू हियर 6 और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। हियर n+l इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, हियर n+l इक्वल टू आल्सो 6। देखो वैल्यू दोनों की इक्वल आ रही है, तो पहला रूल ये कहता है कि जिसकी वैल्यू n+l कम आएगी उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। लेकिन अगर सपोज करो दोनों की एनर्जी लेवल दोनों का n+l बराबर आ रहा है, तो किसकी एनर्जी लेवल कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी, तब वहाँ पे आपको डिसाइड करने वाला फैक्टर n की सिर्फ वैल्यू होगी। आप सिर्फ n की वैल्यू को कंपेयर करा लेंगे, तो n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। तो n किसकी वैल्यू कम है, 5p की, तो 5p की एनर्जी लेवल क्या होगी, 6s से कम होगी, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5p में भरे जाएंगे, फिर इसके बाद 6s में भरे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बोरबरी का n+l रूल बताया। अब मैंने आपको इस आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। आपके सामने ये याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया। अब जो एनर्जी लेवल के क्रम में रखा गया 1s ग्रेटर दैन 2s ग्रेटर दैन 2p ग्रेटर दैन 2p के बाद देखते जाए 2p 3s ग्रेटर दैन 3p ग्रेटर दैन 4s ग्रेटर दैन 3d ग्रेटर दैन, देखो 4s फिर इसके बाद 3d 4p ग्रेटर दैन 4p ग्रेटर दैन 5s ग्रेटर दैन 5s के बाद 4d ग्रेटर दैन 4d के बाद 5p, ये ग्रेटर दैन नहीं बल्कि लेस दैन बोला, 5p लेस दैन 6s लेस दैन 6s लेस दैन 4f लेस दैन 4f आफ्टर 5d लेस दैन 6p लेस दैन 7s। ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल को रख दिया है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। ओके, अब सपोज करो मुझे सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 1s में। 1s कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया s मैक्सिमम 2 ले सकता है, p मैक्सिमम 6 ले सकता है, d मैक्सिमम 10 और f मैक्सिमम 40। 1s 2 ले लिया, 2s कितना ले लेगा, 2 ले लेगा, फिर 2p कितना ले लेगा, 2p भी 2 2 4 हो गए, 6 ले सकता है मैक्सिमम, फिर 3s कितना ले लेगा, कितना बचा 1, क्योंकि 2 2 4 6 10 1 11, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2, लास्ट में यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। मैंने आपको बताया 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे देन 3d में जाएगा, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे देन 3d में। ओके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाएंगे। जैसे टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ओके, कैडमियम टाइटेनियम वैनेडियम 23 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगा, 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान रखिएगा, इसका जो होता है वो 4s2 होगा और 3d4 अगर होगा, 24 यही होगा ना, 4s2 3d4
तो ये जो होगा वो हाफ फील्ड हो जाएगा, सॉरी ये पार्शियल फील्ड हो जाएगा। और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एक्चुअल होगा वो 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रोमियम, मैग्नीज 25 का भी क्या हो जाएगा 4s2 3d5, 4s2 3d5। Fe26 का कितना भी हो जाएगा 4s2 3d6, 4s2 3d6। कोबाल्ट 27 इसका भी कितना हो जाएगा 4s2 3d7, 3d7। निकिल 28 4s2 3d8, 3d8। और इधर कापर का 29 का लास्ट में क्या हो जाएगा 4s1 3d10। और जिंक 30 का कितना हो जाएगा 4s2 3d10। यहाँ पे देखिए क्रोमियम और कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम और कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको समझा दूं ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा रहा है, जबकि ये होना क्या चाहिए 4s2 और 3d9 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जा रहा है और यहाँ पर भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको एक चीज बताया जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। जो स्टेबिलिटी होती है ऑर्बिटल की, आपको पता होगा प्रत्येक एटम स्टेबिलिटी को चाहता है, एटम का प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को चाहता है, चाहे उसका सेल हो, सबसेल हो, ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन हो। मीन्स सारी कंडीशन, सारी ये जो उसके ऑर्गन्स हैं सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स हैं वो भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए होता क्या है, एक कंसेप्ट आया, वुंड्स का कंसेप्ट है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा ऑर्बिटल जो है पार्शियल फील्ड है और उसको मौका मिल रहा है हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनने के लिए, तो हम क्या करते हैं इजीली उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पर क्रोमियम और कापर में हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ फील्ड and full filled orbital are more stable than partial filled orbital, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, देखो जरा, ये सपोज करो हमारे पास P में ये 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। दिस इज द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और अगर आपके पास P में सभी ऑर्बिटल, चूंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये px है, py है, सपोज करो pz है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड बोलेंगे। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए प्रत्येक ऑर्बिटल में तो इसको बोलेंगे फुल फील्ड। एक तीसरी सिचुएशन होती है एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके बाद जो सिचुएशन होती है वो पार्शियल फील्ड की होती है। जैसे इसके बाद की सिचुएशन क्या हो सकती है, सपोज करो हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको पार्शियल फील्ड बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल फील्ड बोलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तब भी पार्शियल फील्ड हुआ, क्योंकि ये ना हाफ फील्ड हुआ ना फुल फील्ड हुआ, ये भी आपका पार्शियल फील्ड है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये पार्शियल फील्ड के हैं, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास ये सिचुएशन है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, पुअर स्टेबिलिटी या वेरी लेस स्टेबिलिटी, और इसकी इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होती है, हायर होती है।
हायर स्टेबिलिटी एंड हायर स्टेबिलिटी। ये दोनों ऑर्बिटल क्या हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं इन कंपेरेटिव। उसका वजह क्या है? वजह ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इन दोनों में क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड समान रूप से बटे हुए, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड समान रूप से बचे होंगे तो होता क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां कहीं भी अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं बटे होते हैं, किसी एक्सिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसी एक्सिस पे कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ऐसे ऑर्बिटल क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। तो इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ध्यान से देखें। तो मैंने आपको बताया हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। उसका मैं रीजन लिख रहा हूं। रीजन इसका क्या है? रीजन ये है बिकॉज symmetrical distribution of electron clouds, symmetrical distribution of electron clouds on axis to cause decrease the energy of the system and make stability of the system. Because symmetrical distribution of electron clouds on x-axis, two causes decrease the energy of the system, makes stability of the system. अगर समान रूप से इलेक्ट्रॉन सभी एक्सिस पे बटे हुए हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी लेवल कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सपोज करो हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जितनी मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उतनी मात्रा में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उतनी मात्रा में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो समान रूप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब बटे होंगे तो इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर सपोज करो हमारे पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा पाया गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बिल्कुल नहीं पाया गया, तो क्या होगा? उस सिस्टम की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिस्टम की एनर्जी लेवल बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना चाह रहे हैं? अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस। अनसिमेट्रिकल distribution of electron clouds makes greater repulsion, to cause increasing energy of system to make decrease the stability of the system. अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर एक्सिस पे हैं, यहाँ पर आपको बता दूं ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं।
अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या है, एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्सन कम हो रहा है, रिपल्सन कम होगा, एनर्जी डाउन होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड समान रूप से चारों तरफ फैले हुए हैं, वहां पर रिपल्सन कम होता है। अगर कहीं अगर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, कहीं किसी पॉइंट पे कम है, तो वहां पे क्या होता है, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, जिसके कारण उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। यही कारण होता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होती है पार्शियल फील्ड के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये px2 है, py2 है और ये pz1 है। px पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, py पे 2, pz पे 1, तो यहाँ पे रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम होगी। और यहाँ पर क्या है, px2, py2, pz2, तीनों एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड समान रूप से बटे हुए हैं, तो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वही चीज यहाँ पर भी होगा, px1, py1 और pz1, ये चीजें होती है। यही कंसेप्ट जो होता है वो कॉपर और क्रोमियम में फॉलो होता है। आइए हम लोग कॉपर और क्रोमियम की बात करें। कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम में ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे मैंने क्रोमियम की बात किया, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 24 आपने किया, तो लास्ट में क्या मिला आपको, लास्ट में ये मिला, जैसे 4s2 3d4 होना चाहिए, बट हो क्या रहा है, ये हो रहा है 4s1 3d5, ये राइट है और ये रॉन्ग है। क्योंकि मैंने आपको बताया प्रत्येक ऑर्बिटल अपनी स्टेबिलिटी को चाहता है। जैसे 4s के पास क्या है बेटा, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द 4s2, और 4d के पास, d में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को 1 2 3 4 5, कितने 4 है ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हुंड के नियम के अनुसार, एक एक इलेक्ट्रॉन को सब में देंगे, ठीक। अब ये हो गया आपका 4d4। आप देख रहे हैं ये dxy, dyz, dzdx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अगर सपोज करो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें सबके पास सभी एक्सिस के एक एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, लेकिन dz स्क्वायर सपोज करो क्या है, वैकेंट, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। आप सपोज करो अगर एक पेरेंट्स के 5 चाइल्ड्स हैं, उनके 5 चाइल्ड्स हैं, और 5 चाइल्ड्स में सपोज करो मुझे सपोज करो 4 रूप में कोई प्रॉपर्टीज है, उसको बंटवारा करना है, और उस प्रॉपर्टीज को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितनी प्रॉपर्टी है, 4 है। अगर मैं एक एक को देता जाऊंगा तो एक खाली हो जाएगा। इसका मतलब 5 बच्चों में अगर मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, 4 बच्चों को प्रॉपर्टी मिला, 4 बच्चों को जो है समान रूप से प्रॉपर्टी मिला, लेकिन एक बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है उस फैमिली की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा, एक्साइटेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, कर मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो हकदार था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसमें नहीं मिला, होगा क्या, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और डिस्टर्बेंस होने से ये 4 भाई तो एक एक ले लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये नहीं पाया, तो क्या होगा, आपस में क्वेयर करेंगे, और क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, इस ऑर्बिटल के सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, चूंकि एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन से एनर्जी बढ़ेगी ना, क्रोध होगा, उत्तेजना होगी कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी लूंगा, लेकर रहूंगा, तो क्या होगा, इसमें एक्साइटेशन होगा, एनर्जी बढ़ेगी। और इसका जो सपोज करो इसका जो अंकल है, अंकल के पास वही प्रॉपर्टी 2 है और उसके पास एक ही बच्चे हैं, तो क्या करेगा, कहेगा एक काम करो मेरा एक ले लो, एक इसका ले लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये 3d5 हो गया। और ये भी क्या हो गया, 4s1, ये देखो इस समय ये फुल फील्ड में था, और ये समय ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ये फुल फील्ड हाफ फील्ड हो गया।
स्टेबिलिटी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि समान वेट के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी कम होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जा रहा है स्टेबिलिटी उसकी और बढ़ जाएगी। तो फुल फील्ड से हाफ फील्ड होने में इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई। और यहाँ पे ये भी आपका 3d5 हो गया। इस तरीके से ये कॉपर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s1 और 3d5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर में बात करते हैं भैया। कॉपर 29, अगर कॉपर 29 में बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है? 4s2 3d9 होना चाहिए। ये 4s2 हो गया और ये 3d9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर भी समान रूप से प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉन का बंटवारा नहीं हुआ। जैसे एक पेरेंट्स के ये 5 बच्चे हैं, 5 चाइल्ड्स हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं। अब इसमें जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ इस तरीके से कि एक को 2 मिला और एक को अकेला मिला, तब भी एक्साइटेशन बढ़ जाएगा। मुझे बराबर क्यों नहीं मिला? मैं बराबर लेकर रहूँगा, मुझे बराबर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें आपस में क्वायर करेंगे, ये सब आपस में क्वायर करेंगे कि मुझे भी चाहिए, मेरा भी हक बनता है। तो उसमें क्या होगा? उस फैमिली की एक्साइटेशन बढ़ेगी और एक्साइटेशन बढ़ने पर क्या होती है? एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसका जो पड़ोसी है, जो इसका अंकल है, वो उसके पास 4s2 है, इसको सिर्फ 1 मिल जाए तब भी ये संतुष्ट रहेगा, 2 रहेगा तब भी संतुष्ट रहेगा, 1 इसको मिल जाएगा। इस तरीके से ये 4s1 हो जाएगा। ये 4s1 हुआ और ये कितना हुआ? 3d10 हुआ। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो ये 3d10 हुआ और ये भी 4s1 हुआ। ये क्या ऑक्युपाई कर रहा है? ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्युपाई कर रहा है। ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके।